नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर सभी का, जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आज हम हिंदी का टेस्ट नंबर 46 हल करने वाले हैं, 46वां टेस्ट। अगर इसके पहले के 45 टेस्ट अगर आपको देखने हैं तो वीडियो के लास्ट में आपको एंड स्क्रीन में यहाँ पर पूरी प्ले लिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से आप प्ले लिस्ट पर क्लिक करके 45 टेस्टों को देख सकते हैं। देखिएगा, आज का जो टेस्ट है विशेष है, क्योंकि बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चन मैंने इसमें सम्मिलित किए हैं। तो शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चन को समझते हुए। पहला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, अ उपसर्ग युक्त शब्द है अनंत, अंतर्राष्ट्रीय, अहिंसा और अनुसार। यहाँ पर देखिएगा, जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से 3 विकल्प गलत है और 1 विकल्प सही है, और 1 विकल्प में आपको क्या देखना है, अ उपसर्ग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा साथियों। प्रश्न नंबर 1 में कौन सा विकल्प सही रहेगा, बताइए राइट आंसर। देखिए, प्रश्न नंबर 1 में जो राइट आंसर है वो रहेगा आपके तीसरा विकल्प। अहिंसा शब्द में अ प्लस हिंसा, इससे मिलकर के अहिंसा शब्द बना हुआ है, मतलब इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए आपका तीसरा विकल्प राइट है। बाकी अगर हम बात करें अनंत की, तो अनंत का होगा अन प्लस अंत। क्या होगा, अन प्लस अंत, तो इसमें अ उपसर्ग नहीं है बल्कि अन उपसर्ग है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय की, तो इसमें अंतर उपसर्ग है। अनुसार की अगर हम बात करें तो अनुसार का अनु प्लस सार, तो अनुसार में अनु उपसर्ग है न कि अ, तो ओनली थर्ड विकल्प में ही अ उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए आपका थर्ड विकल्प, तीसरा विकल्प ही बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से स्त्रीलिंग कौन सा है? पहला है धर्म, दूसरा है संप्रदाय, तीसरा है रंग और चौथा है जाति। तो यहाँ पर देखिए, स्त्रीलिंग शब्द का आपको चयन करना है। प्रश्न नंबर 2 में सही विकल्प का चयन कीजिए, कौन सा विकल्प सही रहेगा। देखिए, धर्म, धर्म अच्छा होता है, तो मतलब यहाँ पर ये एक पुल्लिंग शब्द है। फिर संप्रदाय अच्छा होता है, पुल्लिंग शब्द है। रंग अच्छा होता है, पुल्लिंग शब्द है। लेकिन जाति, जाति तो अच्छी होती है, तो अच्छी में स्त्रीलिंग आ जाएगा। तो यहाँ पर जो जाति शब्द है ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? जाति शब्द। बाकी रंग, संप्रदाय और धर्म ये तीनों ही पुल्लिंग शब्द है साथियों, इसलिए ओनली चौथा विकल्प ही आपका यहाँ पर सही आंसर है प्रश्न नंबर 2 में। नेक्स्ट आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की। तीसरा क्वेश्चन, दुश्मनों को डरा दिया है में काल है आसन्न भूतकाल, संभाव्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल। तो देखिए, प्रश्न नंबर 3 में कौन सा विकल्प सही रहेगा आपका, एक बार आप राइट आंसर बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आसन्न भूतकाल। कैसे रहेगा? आसन्न भूतकाल का मतलब होता है क्रिया भूतकाल में हुई है और अभी अभी पूर्ण हुई है, वहाँ पर होता है आसन्न भूतकाल। दुश्मनों को डरा दिया है, अगर हम यहाँ पर है शब्द हटा देते हैं तो ये फिर ये सामान्य भूतकाल में चला जाएगा साथियों। वर्तमान काल में तो ये बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि डरा दिया है, काम पूरा हो चुका है, इसलिए भूतकाल में रहेगा, तो ओनली आसन्न भूतकाल में रहेगा। अगर है शब्द को हटा देते तो फिर सामान्य का हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें है शब्द जुड़ा हुआ है और यहाँ पर है शब्द जुड़ा हुआ है और क्रिया सामान्य रूप से भूतकाल में है, तो वहाँ पर है शब्द जुड़ा होने के बाद में फिर वो निकटता का बोध कराता है, इसलिए ये आसन्न भूतकाल का रहेगा। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न नंबर 3 में। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 की। चौथा क्वेश्चन, किस विकल्प में संधि युक्त पद का प्रयोग हुआ है? समस्याओं, सत्याग्रह, नैतिक और प्रजातांत्रिक। कौन सा विकल्प है जो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये संधि युक्त है, बाकी कहीं ना कहीं किसी में मिस्टेक रहेगी, संधि नहीं रहेगी? तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 का सही विकल्प बताइएगा, कौन सा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 4 में सही विकल्प है सत्याग्रह, दूसरा विकल्प। सत्याग्रह का संधि विच्छेद करें तो इसका संधि विच्छेद होगा सत्य प्लस आग्रह है। क्या होगा? सत्य प्लस आग्रह है। यहाँ पर ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है, बाकी समस्याओं में समस्या प्लस ओ, ठीक है, समस्या प्लस ओ प्रत्यय लगा हुआ है। नैतिक में यहाँ पर देखिएगा नीति प्लस इक यहाँ पर प्रत्यय लगा हुआ है। प्रजातांत्रिक में प्रजातंत्र, प्रजा
तंत्र प्लस एक शब्द बनेगा प्रजातांत्रिक। तो साथियों इन सभी में प्रत्यय है नैतिक प्रजातांत्रिक समस्याओं, लेकिन सत्याग्रह में साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर दीर्घ संधि हो रही है, इसलिए प्रश्न नंबर 4 में आपके दूसरा विकल्प सही है। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 की। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। सत्य असत्य परीक्षण कहलाता है बहुसंख्यक चुनाव परीक्षण, एकांतर प्रत्युत्तर परीक्षण, समरूप परीक्षण और बहुरिक्त स्थान पूरक परीक्षण। तो देखिए प्रश्न नंबर 5 का विकल्प देखिएगा कौन सा सही रहेगा, बताइए। प्रश्न नंबर 5 में साथियों राइट आंसर रहेगा आपके दूसरा विकल्प एकांतर प्रत्युत्तर परीक्षण। देखिए जो सत्य असत्य परीक्षण होता है इसमें कोई कथन दे दिया जाता है और फिर उसके बाद में पूछा जाता है सत्य है या असत्य है। तो ऐसे प्रश्नों को ही एकांतर प्रत्युत्तर परीक्षण कहा जाता है, जहाँ पर वाक्य देने के बाद में क्या पूछा जाता है कि वाक्य सत्य है या असत्य है। इसको ही क्या कहेंगे, एकांतर प्रत्युत्तर परीक्षण। बहुसंख्यक चुनाव परीक्षण में बहुत सारे विकल्प होते हैं, उनमें से किसी एक का चुनाव करना होता है। जैसे अभी हम जो ये प्रश्न कर रहे हैं तो ये बहुसंख्यक चुनाव परीक्षण है। यहाँ पर विकल्प नंबर 2 सही रहेगा 5वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 की। तो 6ठा प्रश्न है साथियों आपके, निम्न में से संयुक्त व्यंजन नहीं है श्रेय, त्रय, ज्ञेय और भय। तो संयुक्त व्यंजनों की मूल रूप से संख्या 4 होती है। यहाँ पर देखिएगा कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, एक बार आप आंसर का चयन कीजिए, फिर हम उन 4 व्यंजनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रश्न नंबर 6 में जो आपका सही विकल्प है वो रहेगा चौथा विकल्प भय। भय बट्टी वाला संयुक्त व्यंजनों में नहीं आता है। जबकि जो श्रेय है इसका निर्माण शय प्लस रे से मिलकर हुआ है। जो त्रय है इसका निर्माण तय प्लस रे से तय प्लस रे से हुआ है, तय तरबूज वाले। जो ज्ञेय है इसका निर्माण जे प्लस ये से हुआ है, ठीक है। और एक और होता है साथियों संयुक्त व्यंजन, एक होता है किशय। तो किशय का निर्माण क प्लस श से मिलकर हुआ है। इसलिए ये चारों तो देखिए श्रेय, त्रय, ज्ञेय और किशय ये चारों ही संयुक्त है, लेकिन भय बट्टी वाला संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है 6ठे क्वेश्चन में भी। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। 7वां क्वेश्चन आपके आता है साथियों, मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण है। मौखिक मतलब बोल करके जो हम विचारों को अभिव्यक्त करते हैं उसका आवश्यक गुण क्या है। पहला विकल्प है गतिशीलता, दूसरा है ग्राह्यता, तीसरा है प्रभावोत्पादकता और चौथा है उच्चारण की शुद्धता। तो यहाँ पर देखिए सबसे मूल गुण जो माना जाएगा मौखिक अभिव्यक्ति का उसको देखना है। जो राइट आंसर है उसका चुनाव कीजिए 7वें क्वेश्चन में, बताइए राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा उच्चारण की शुद्धता, ठीक है। क्योंकि गतिशीलता, ग्राह्यता, प्रभावोत्पादकता, इन तीनों से भी ज़्यादा बेटर कौन सी चीज़ है, उच्चारण की शुद्धता। उच्चारण की शुद्धता सिर्फ और सिर्फ मौखिक अभिव्यक्ति में ही होगी, लिखित अभिव्यक्ति में नहीं होगी, ठीक है, मौखिक में ही होगी साथियों। चौथा विकल्प इसलिए सही रहेगा प्रश्न नंबर 7 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। 8वां क्वेश्चन है, शायद आज बिजली चली जाए और पढ़ाई न हो वाक्य है। संकेतवाचक वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है, इच्छाबोधक वाक्य है और संदेहवाचक वाक्य है। देखिए शायद आज बिजली चली जाए और पढ़ाई न हो। अब विकल्प देख लिए सभी ने, तो राइट आंसर भी बता दीजिए। इसका जो सही आंसर है वो रहेगा, एक बार आप सोच लीजिए फिर हम बात करेंगे। तो राइट आंसर है इसका संदेहवाचक। संदेहवाचक क्यों है, क्योंकि कह रहा है ना शायद आज बिजली चली जाए, मतलब अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है, संदेह है इस चीज़ में, चली भी जाए नहीं भी जाए, और बिजली चली गई तो क्या होगी, पढ़ाई नहीं होगी। तो साथियों इसलिए इसमें संदेहवाचक वाला जो विकल्प है वही राइट आंसर रहेगा 8वें क्वेश्चन का। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 की ओर। 9वां क्वेश्चन, बुद्धिमान बालक जीवन में आगे बढ़ते हैं वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। जीवन में आगे बढ़ते हैं, बुद्धिमान बालक, बुद्धिमान और बालक। देखिएगा उद्देश्य का विस्तार होता क्या है, पहले विकल्प का चयन कीजिए जो सही विकल्प है, फिर इस पर अच्छे से हम समझेंगे। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका तीसरा विकल्प। कैसे, आपको उद्देश्य का विस्तार बताना था, तो उद्देश्य का मतलब होता है कर्ता। कर्ता कौन है यहाँ पर, बालक, ठीक है, बालक के विषय में बताया जा रहा है। तो कर्ता या उद्देश्य के पूर्व जो वाक्य होता है वो ही उद्देश्य का विस्तार कहलाता है। तो
कर्ता या उद्देश्य के पूर्व क्या लिखा हुआ है, बुद्धिमान। ठीक है, बुद्धिमान शब्द यहाँ पर क्या रहेगा, उद्देश्य का विस्तार या कर्ता का विस्तार। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही आंसर है प्रश्न संख्या 9 में। आगे देखेंगे साथियों प्रश्न नंबर 10 को। 10वां क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, जीवन उपयोगी शिक्षा किस विधि की प्रधान विशेषता मानी जाती है, समस्या समाधान विधि की, प्रोजेक्ट विधि की, किंडरगार्टन विधि की, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए जीवन उपयोगी शिक्षा पढ़ रखा होगा आप सभी ने इस क्वेश्चन को भी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रीट एग्जाम में भी आया एक बार। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा प्रोजेक्ट विधि या प्रयोजना विधि। प्रोजेक्ट विधि या प्रयोजना विधि, इसकी जो मूल विशेषता है, प्रधान विशेषता है प्रोजेक्ट विधि की या प्रयोजना विधि की, वो है जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान करना। सेकंड विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 10 में। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो आपके प्रश्न नंबर 11 पे है, देखिएगा, किस विकल्प में दो उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ है, निर्विरोध, अनानुकूल, अन्वेषक और उपयुक्त सभी। बिल्कुल आप कमेंट करके ज़रूर जाए साथियों कि आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, क्वेश्चन करने में मज़ा आया या नहीं, ज़रूर बता कर जाए। और जितने क्वेश्चन आप सही करते हो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता कर जाए। बात करेंगे प्रश्न नंबर 11 की, तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो रहेगा अन्वेषक। अन्वेषक में सिर्फ एक उपसर्ग लगा हुआ है, बाकी अनानुकूल में 2 है, निर्विरोध में 2 है। कैसे है, निर्विरोध में 2 उपसर्ग है, एक तो नी है, एक तो निर उपसर्ग है और एक वि उपसर्ग है। फिर अनानुकूल में भी 2 उपसर्ग है, एक तो अन प्लस अनु। ठीक है, अन प्लस अनु, अन भी यहाँ पर देखिएगा, अन प्लस अनु प्लस कूल, मूल शब्द ये है। तो यहाँ पर अन और अनु उपसर्ग है या नी और वि उपसर्ग है। लेकिन अन्वेषक की बात करें तो अन्वेषक अनु प्लस एषक से मिलकर के बना हुआ है, इसमें सिर्फ एक उपसर्ग लगा हुआ है और वो है अनु, इसलिए यहाँ पर इसमें 2 उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ है। तो विकल्प नंबर 3 आपका सही आंसर रहेगा 11वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। 12वां क्वेश्चन है, अरे यहाँ पर फिर ये चिन्ह है, क्या नज़ारा है, यह वाक्य का प्रकार है, संदेहवाचक वाक्य है, ये विस्मयादि बोधक वाक्य है, संकेतार्थक वाक्य है और प्रश्नवाचक वाक्य है। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, अरे क्या नज़ारा है, तो यहाँ पर विस्मय सूचक चिन्ह लगा हुआ है और वाक्य भी यहाँ पर बिल्कुल विस्मय का बोध करा रहा है, आश्चर्य का बोध करा रहा है। तो इसको ही विस्मयादि बोधक वाक्य के रूप में जाना जाता है साथियों। दूसरा जो विकल्प है प्रश्न नंबर 12 में वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। 13वां क्वेश्चन पूछ रहा है, मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्यों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं रीट के एग्जाम में और ये क्वेश्चन तो आ भी चुका है। राम तो अपनी अक्ल का दुश्मन है, पहला विकल्प। उसकी मेहनत पर पानी गिर गया, दूसरा विकल्प। वह अपनी माँ की आंख का चांद है, तीसरा विकल्प। और तेरी शरारत से मेरी सांस में दम आ गया, चौथा विकल्प। देखिए सही मुहावरों की अगर हम बात करें तो जो चौथा मुहावरा है वो कह रहा है, तेरी शरारत से मेरी सांस में दम आ गया नहीं, दम भर गया होता है, दम आ गया नहीं, दम भर गया। तो यहाँ पर ये गलत हो गया। वह अपनी माँ की आंख का चांद है, आंख का चांद नहीं, आंख का तारा कहलाता है साथियों। ठीक है, वह अपनी माँ की आंख का तारा है, तो ये भी गलत हो गया। उसकी मेहनत पर पानी गिर गया, गिर गया नहीं होता है, फिर गया होता है, उसकी मेहनत पर पानी फिर गया, तो ये भी गलत हो गया। मतलब दूसरा तीसरा चौथा मुहावरा गलत है। और राम तो अपनी अक्ल का दुश्मन है, ये बिल्कुल सत्य है, सही है, इसमें गलत नहीं है कोई सा भी शब्द। इसलिए प्रथम जो विकल्प है प्रश्न नंबर 13 में वही आपका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं साथियों। 14वां क्वेश्चन है आपके, श्रुतलेख में रेप संबंधी अभ्यास नहीं है, मर्म, प्रकार,
रात और धर्म। तो यहाँ पर रेप संबंधी अशुद्धियाँ जो होती है उनका अभ्यास करवाने के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त नहीं रहेगा। तो साथियों, रेप संबंधी अशुद्धियाँ होती क्या है पहले आपको ये पता होना चाहिए। जिसमें ये ऊपर जो हम रे लगाते हैं या फिर जिसमें हम इस प्रकार से नीचे रे लगाते हैं, तो इस प्रकार के शब्दों से जो अभ्यास कराते हैं वो रेप संबंधी अशुद्धियों को दूर करने के लिए किया जाता है। जैसे मर्म में ऊपर रे लगा हुआ है, प्रकार में यहाँ प्रेम रे लगा हुआ है, धर्म में ऊपर रे लगा हुआ है, लेकिन रात इसमें आधा रे कहीं पर भी नहीं है, आधा रे नहीं है, तो रेप संबंधी अशुद्धियाँ कहाँ है। इसलिए जो तीसरा विकल्प है इसमें रेप संबंधी अभ्यास के लिए इसको हम उपयुक्त नहीं मानेंगे साथियों। तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 14 में। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 15 की। 15वां क्वेश्चन है, दृश्य श्रव्य साधन है चलचित्र, चित्र, चित्र विस्तारक और रेखा चित्र। तो दृश्य श्रव्य साधन का नाम तो सभी ने सुन रखा होगा। दृश्य श्रव्य साधन का मतलब होता है जिसमें हमें दिखाई भी देता है और जिसमें हमें सुनाई भी देता है। देखिएगा, ऐसी स्थिति में चित्र में तो हमें सिर्फ दिखाई देता है, चित्र विस्तारक में भी सिर्फ दिखाई देता है। चित्र विस्तारक मतलब जिसमें चित्रों को बड़ा करके दिखाया जाता है, और रेखा चित्र में भी सिर्फ हमें दिखाई देता है। लेकिन साथियों, जो चलचित्र होते हैं, चलचित्र में हमें दिखाई भी देता है और साथ में सुनाई भी देता है, अतः यह दृश्य श्रव्य साधन की श्रेणी में आ जाएगा। मतलब आपका जो प्रथम विकल्प है 15वें क्वेश्चन में वही राइट आंसर रहेगा। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 16 की। तो 16वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है, सरल वाक्य है, इनमें से कौन सा वाक्य सरल है। श्रमिक श्रम करता है किंतु उसके फल से वंचित रहता है। राम और सीता जाते हैं, चाहे सुबह हो जाए मुझे यह काम पूरा करना है, और जो करे सो भरे। तो जो करे सो भरे ये तो बिल्कुल मिश्र वाक्य का उदाहरण है। चाहे सुबह हो जाए मुझे यह काम पूरा करना है, तो दो अलग अलग इसमें वाक्य है जो एक दूसरे पर आश्रित है, तो ये भी सरल नहीं रहेंगे। साथियों, राम और सीता जाते हैं, करता तो दो है लेकिन दोनों जा रहे हैं और अलग अलग क्रिया नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये एक सरल वाक्य का उदाहरण है। बाकी जो श्रमिक श्रम करता है किंतु उसके फल से वंचित रहता है, तो ये किंतु आ रहा है ना, तो यहाँ पर ये भी सरल में नहीं आएगा। ओनली सेकंड विकल्प ही सही आंसर है 16वें क्वेश्चन में। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 17 की। 17वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, गद्य शिक्षण के किस विशिष्ट उद्देश्य हेतु भाषिक तत्वों व विषय वस्तु का ज्ञान कराया जाता है। ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, अभिरुचि और कौशल। देखिए, प्रश्न नंबर 17 का एक बार आप राइट आंसर बता दीजिए कि इसका जो सही आंसर है वो कौन सा रहेगा। तो 17वें क्वेश्चन में आपके जो राइट आंसर है वो रहेगा ज्ञानात्मक, क्योंकि भाषिक तत्वों व विषय वस्तु का ज्ञान ही ग्रहण किया जा रहा है। ठीक है, भाषिक तत्वों का ज्ञान देना, विषय वस्तु का ज्ञान देना, हमेशा ये ज्ञानात्मक उद्देश्य की पूर्ति करता है। कौन से उद्देश्य की पूर्ति करता है साथियों? ये ज्ञानात्मक उद्देश्य की। तो विकल्प नंबर आपका एक सही है प्रश्न नंबर 17 में। आगे बढ़ते साथियों प्रश्न नंबर 18 की ओर। 18वां क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा साइज में छोटा कर लेते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 18 पूरा दिख रहा होगा आपको। उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पहला, देखिए, उपचारात्मक शिक्षण का नाम सभी ने सुन रखा होगा और जानते भी होंगे इसके बारे में। पहला कथन है, इसका प्रयोग नैदानिक परीक्षण में प्राप्त कमजोरियों को दूर करने के लिए किया जाता है। दूसरा है, इस प्रथम अवस्था में सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण आयोजित किया जाता है। तीसरा है, द्वितीय अवस्था में व्यक्तिगत उपचारात्मक शिक्षण आयोजित किया जाता है। और चौथा है, उपचारात्मक शिक्षण वार्षिक परीक्षाओं के उपरांत आयोजित किया जाता है। तो उपचारात्मक शिक्षण के बारे में असत्य कथन का चुनाव आपको करना है। देखिए, प्रथम जो कथन है वो कह रहा है कि नैदानिक परीक्षण में प्राप्त कमजोरियों को दूर करने के लिए, बिल्कुल सही बात है। जो नैदानिक परीक्षण में कमजोरियां ज्ञात की जाती है कि ये कमजोरियां हैं, उनको दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण करेंगे, बिल्कुल सही बात है। प्रथम अवस्था में सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण आयोजित किया जाता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम सबसे पहले एक बालक का उपचारात्मक शिक्षण करें। पहले जो सामान्य जो दोष होते हैं उनको दूर किया जाता है सामूहिक रूप से, तो ये भी सही है। तीसरा है, द्वितीय अवस्था में व्यक्तिगत उपचारात्मक शिक्षण आयोजित किया जाता है। जब हमने
सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन कर लिया, तो फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो व्यक्तिगत उपचारात्मक शिक्षण है इसका आयोजन करेंगे। तो ये भी बिल्कुल सही है, मतलब प्रथम, दूसरा और तीसरा विकल्प तो सही है और आपको क्या देखना है, असत्य। चौथा है उपचारात्मक शिक्षण वार्षिक परीक्षाओं के उपरांत आयोजित किया जाता है, जो कि गलत है। उपचारात्मक शिक्षण वार्षिक परीक्षाओं के उपरांत भी आप आयोजित कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वार्षिक परीक्षाओं के बाद आप उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन करो। ये तो वर्ष में के मध्य वर्ष से आरंभ से अंत तक चलता ही रहता है साथियों। इसलिए चौथा विकल्प क्या है, गलत है और यही आपका राइट आंसर है प्रश्न नंबर 18 में। अब इसका सेकंड लास्ट 20 ही क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। जब तक वापस रीट के एग्ज़ाम से संबंधित सही सूचनाएं, डेट वगैरह नहीं आ जाती है, 20 क्वेश्चन ही और एक टेस्ट ही लेकर आऊँगा साथियों, ठीक है। ताकि ये भी इसलिए कि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। देखना, आप कोई भी चैनल ऐसा नहीं है पूरे यूट्यूब पे जो रेगुलर कंटिन्यूअस अब भी आपके एक लिंक नहीं टूटे इसके लिए वीडियो डालता हो। सिर्फ आपको यहाँ पर बिल्कुल लगातार एक वीडियो रोजाना देखने को मिलेंगे साथियों, बिल्कुल निःशुल्क लगातार ये चीज़ें देखने को मिलती रहेगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। और जब एग्ज़ाम पास में आएगा तो वापस वही 3-4 वीडियो रोजाना आपके लिए आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, अन्वेषण विधि के प्रवर्तक है मॉरिसन, हर्बर्ट स्पेंसर, अरस्तू और हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। तो अन्वेषण या खोज विधि, ठीक है, इसको ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि का प्रतिपादन हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा किया गया है, जबकि मॉरिसन ने इकाई विधि दी थी। कौन सी विधि दी थी मॉरिसन ने? इकाई। तो यहाँ आपका जो चौथा विकल्प है 19वें क्वेश्चन में वही राइट आंसर है। अब आज का अंतिम और 20वां क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन आप अगर वीडियो देख रहे हो लास्ट तक तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। अगर आप लास्ट तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा साथियों। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके और आप बेल आइकन दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। प्रश्न नंबर 20 है और आज का अंतिम क्वेश्चन, बच्चों के भाषा विकास के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? शिक्षक द्वारा प्रयुक्त शिक्षण सामग्री, शिक्षक द्वारा किया गया आकलन, भाषा शिक्षण के बारे में शिक्षक का दृष्टिकोण और पाठ्य पुस्तकें। देखिए, भाषा विकास के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सामग्री इसमें से आप किसे मानोगे? तो प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर बताइए। तो साथियों यहाँ पर देखिए, प्रश्न नंबर 20 में जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका प्रथम विकल्प, शिक्षक द्वारा प्रयुक्त शिक्षण सामग्री। अब यहाँ पर चारों ही विकल्प ऐसे हैं जो देखने में ऐसा लगता है कि चारों ही विकल्प सही है। देखिए, शिक्षक द्वारा किया गया आकलन भी ये भाषा विकास की बात की जा रही है, भाषा का मूल्यांकन करने के लिए नहीं कह रहे हैं, इसलिए हम आकलन पे नहीं जाएंगे। शिक्षक का दृष्टिकोण भी, पाठ्य पुस्तकें भी सभी प्रभावित करती है, लेकिन साथियों भाषा विकास में सबसे ज़्यादा जो शिक्षण सामग्री हम बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त करते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, इसलिए हम जाते हैं यहाँ पर पहले विकल्प पर। अगर डाउट हो आपको किसी क्वेश्चन पर तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।